Hello students, a very good morning to all of you. Okay, I hope you all are fine. Okay, तो लास्ट क्लास हम अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट बैलेंसिंग विथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके डिस्कस किए थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आई होप आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, और ये भी मुझे पता है कि आप एक बार रिवाइज करके यहाँ बैठे होगे। तो चलो आज अपन क्या करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और फिर एन फैक्टर भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर डिस्कस डिसप्रपोर्शनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक कि आप सब लोगों ने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहला एक क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन ज़रा आप बताओ बैलेंस करके क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, C2H5OH I2 प्लस OH माइनस CH I3 प्लस HCO2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2। यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ठीक है, तो अपनी पूरा मेहनत दिखा दीजिए इस पर और जल्दी से मुझे इसका आंसर आप बता दीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। टेक योर टाइम, ध्यान रखिए, आराम से करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको कैलकुलेट करिए, मीन्स बैलेंस करिए उसको आप किसी भी मेथड से, बट रेकमेंड मैं करूँगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करिए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा। ज़रा देखो ध्यान से, ये इथेनॉल है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कैसे करूं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन आ गया है ना। तो देखो हमें एवरेज से काम चल जाता है। मेरा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियसली, व्हाट इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, उससे भी अपन काम चल जाता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2x प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, और हर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1, -2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? 6 माइनस, ठीक है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ पर जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़रा बताइए कितना आ रहा है। आयोडीन का तो -1 होता है, तो -3 और 1 कितना हो गया -2, यहाँ आ गया कितना +2। ये बहुत आसान है, आप निकाल लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर चार्ज निकालो, ऑक्सीजन का -1 है, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, इक्वल टू के बाहर माइनस मौजूद है, -1 + 4 कितना होता है +3 कितना होता है, नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ना, 1 -4 कितना हो गया -3, यहाँ पर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। बाकी सब तो क्रिस्टल क्लियर है। आयोडीन जो है 0 पर है, वहाँ पर आयोडीन किस पर है, -1 पर है। तो चलो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं रब कर दूँ, ये सभी कर लोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर जो कार्बन है ना, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है देखो चेंज हो रहा है। एक ही कार्बन 2 जगह जा रहा है ना। पहला देखो कार्बन जो है +2 पे जा रहा है, वहीं पर यही जो कार्बन है वो कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह +2 पर जा रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, आयोडीन 0 से कहाँ जा रहा है, -1 पर जा रहा है। तो बस क्विकली देखिए चेंज कितना हो रहा है। देखो -2 से +2 पर कितना चेंज हो गया, -2 -2 -4, माइनस तो होता नहीं इसलिए 4, तो चेंज कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान रखो यहाँ पर आपने चेंज निकाला, -2 से 2 कितने का चेंज आ गया, 4 का, कितना आ गया 4 का चेंज। लेकिन अब आप क्या करते हो, अगले ही टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर जितने कार्बन एटम होते हैं वो मैंने ही सिखाया आपको, बट यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, दोनों अपने अपने स्टेट में क्या हो रहे हैं, चेंज। यहाँ पर जो पहला कार्बन है वो -2 से +2 जा रहा है, यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है वो भी -2 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है।
तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई तो आप तब करते हो, ठीक है, जब अलग अलग एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, अलग अलग दोनों जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 4 आ गया, अगले ही पल क्या होगा, आप यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई बाई 2, वो यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, पहला जो कार्बन का चेंज होगा वो +2 में जा रहा है, वहीं पर जो इसका दूसरा कार्बन है वो भी +2 में ही जा रहा है, ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पर भी चेंज कितना आ जाएगा, 4, -2 से +2, कितने का चेंज आ गया, 4 का। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से पहला कार्बन -2 से +2 में कितने का चेंज आ गया, 4 का। दूसरा वाला जो कार्बन है यहाँ का, वो भी -2 से कहाँ चला गया, +2, कितने का चेंज आ गया, 4 का। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नेट आएगा, यानी कि जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यानी कि नेट ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 8। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर ना, दोनों को हम ऐड कर देंगे। वो अपन आगे अभी सीखेंगे, जब आप n फैक्टर पढ़ोगे वो चीज़ें और आपको पता चलेगी, बट यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ पर -2 से +2, यहाँ पर फिर से -2 से +2 जा रहा है, तो फाइनली जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऐड हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि -2 से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर घटता है, डिक्रीज़ करता है, फिर बाद में -2 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जैसे -2 से चला गया, मान लो -3 चला गया, ठीक है, -2 से फिर बाद में +2 चला गया, मतलब पहला ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ किया, फिर बाद में इंक्रीज़ किया, तो उस कंडीशन में दोनों में क्या कर देना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अभी हो सकता है याद करने पड़ी, ठीक है, तो मत करो याद, आपको आप इस क्वेश्चन में बस ध्यान रखो, इन दोनों को आपको क्या करना है, फाइनली ऐड करना है। बाद में जब अपन n फैक्टर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें मैं आपको बाकायदा नोट्स बना कर दे दूंगा, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर ना, कि किस कंडीशन में आपको ऐड करना है, किस कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है और किस कंडीशन में आपको एवरेज लेना है, ठीक है। ये तमाम बातें मैं उस समय क्लियर कर दूंगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। चलो I2 की चेंज देख लेते हैं। आयोडीन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आयोडीन -1 है, तो 0 से लेकर -1 कितने का चेंज आ गया, बहुत बढ़िया, 1 का चेंज आ गया। और यहाँ पर आयोडीन है कितने, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों, क्योंकि आयोडीन यहाँ पर अकेला चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर 2 आयोडीन है, दोनों अलग अलग आयोडीन में चेंज हो रहे हैं, जैसा कार्बन के केस में हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक। चलो इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो फिर क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, आयोडीन से, और 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, इथेनॉल से। यही करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ आप सबके लिए, प्लस, तो यहाँ पर I2, यहाँ OH माइनस को नहीं है तो हटा दो, अभी बाद में ये काम में आएगा ही, CH I3 प्लस HCO2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2। चल अब ज़रा देखो, हाँ मैंने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किसका किया था, आयोडीन का, I2 का, तो यहाँ आ जाएगा 4I2, और यहाँ तो 1 ही रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करते थे, बेसिक मीडियम है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, पहले एटम को बैलेंस करते हो, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो कार्बन 2 है, तो यहाँ पर भी कार्बन 2 है, गलती मत करना, ठीक है। बात करते हैं आयोडीन, यहाँ पर कितने हैं, 4 2 8, तो यहाँ क्या लगा दो, 8 लगा दो, सही है, देख लो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। 8 लगा दिया आपने, आयोडीन नहीं है, आयोडीन यहाँ पर 8 नहीं है, देख लो मिस्टेक हो रहा था मेरे से भी। आयोडीन यहाँ पर कितने हैं, 4 2 8, यहाँ पर आयोडीन पहले से 3 है और ये कितना है, 4 है, तो यहाँ पर कितना है, 5 आयोडीन लगा दीजिए आप, तो अभी हो गया 8, 5 और 3 8, पक्का, ठीक है। एटम्स बैलेंस हो गए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे हम चार्ज की, क्योंकि मुझे किस मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। तो चार्ज को आप ज़रा देखो, चार्ज यहाँ पर हो -1, यहाँ पर हो गया
5, -5 -1 कितना होता है -6। तो यहाँ पर चार्ज -6 है, इस वजह से मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 6OH माइनस लिखना पड़ेगा। तो चार्ज भी बैलेंस कर दिया मैंने। अब जब जैसे ही मैंने चार्ज बैलेंस कर दिया, फिर अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर देखो, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है ऑक्सीजन कितना 7, ठीक है। यहाँ पर ज़रा देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है ना। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे 6, और यहाँ पर कितने वन थे 7, और यहाँ पर सिर्फ कितने ऑक्सीजन हैं 2। तो अब मुझे क्या करना है, कितने ऐड करने हैं 5। तो यहाँ मैं 5O2 ऐड कर दे रहा हूँ, कर दिया 5O2। अब ज़रा देखो 5O2 ऐड करते ही हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा मेरा। हाइड्रोजन ज़रा देखो 1 2 5 2 10, यानी कि 10 + 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ पर देखिए ज़रा 6, ठीक है, 6 5 11 और 1 कितना हो गया 12। ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ये पूरी तरह से, ठीक है। देख लो सारे के सारे आइटम आपके बैलेंस हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान रखनी थी, इस वजह से आपको थोड़ी सी ट्रबल आई होगी इस क्वेश्चन को करने में, बट डोंट वरी, क्वेश्चन को आपको अच्छा करना है। इस वजह से आपको लेवल बेटा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कितने लैक्स लोग एग्ज़ाम देते हैं, है ना, उसमें से कितनी कम वैकेंसी होती है, ठीक है, कितनी कम सीटें होती हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे में आपको अपना लेवल जो है, आपको अपना कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर सको, स्पीडली कर पाओ और फिर विथ एक्यूरेटली कर पाओ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए कंसेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने करा दिया है। तो आपको अभी आइडिया तो मिल ही गया होगा, जब मैं आपको n फैक्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें और अच्छे से आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन मेथड का एप्लीकेशन आप हर जगह कर सकते हो, हर एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जब भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आता है, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है। जब किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का क्या हो, रिडक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का केस आता है, तो उस कंडीशन में आपको कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑक्सीडेशन मेथड से क्या करें, बैलेंसिंग करें। वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आयन मेथड का यूज़ करिए, क्योंकि जब आप आयन मेथड का यूज़ करते हो तो वो थोड़ा इजी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का आप यूज़ करोगे वो थोड़ा सा क्या होगा, आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो चलो अगला जो है हम बात करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के केस में बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो पुट द नेक्स्ट हेडिंग, बैलेंसिंग इन केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, बैलेंसिंग इन केस ऑफ बैलेंसिंग इन केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिसप्रपोर्शन का मैं डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है। तो विदाउट एनी डिले मैं शुरू कर देता हूँ। कोई एक ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं जो नेचर में कैसा हो, डिसप्रपोर्शनेशन हो, ठीक है। तो चलो मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। उसमें मेरे पास एक रिएक्शन है, जस्ट मान लो ये रिएक्शन है, Cl2 प्लस OH माइनस, ये चेंज हो रहा है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, दिख रहा है। ये एक रिएक्शन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं है। उसके लिए देखना है मुझे क्या क्लोरीन अपने ऑक्सीडेशन को चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ क्लोरीन 0 पर है, यहाँ क्लोरीन -1 है। बिल्कुल 0 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज। चलिए, तो Cl का तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्या Cl का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तभी तो वैलिडेट होगा कि ये रिएक्शन कैसी है, डिसप्रपोर्शनेशन नेचर में है। तो क्लोरीन का यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ज़रा देखें यहाँ पर क्या हो रहा है,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप सब निकालोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, -2 × 3 कितना हो गया, -6, इक्वल टू के बाहर कितना है, -1, -1 + 6 कितना हो गया, बिल्कुल बढ़िया, +5। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो +5 स्टेट में है। तो 0 से +5 गया, कितने का चेंज आएगा, वो तो बाद में देखेंगे भाई, पहले ये तो बताओ ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। तो क्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन कैसा है, डिसप्रोपोर्शनेशन नेचर में है। ठीक है, क्लियर ना, वो चीज़ तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो पूछ भी नहीं सकते मेरे से। तो मेरे को ऐसा वाइब आता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरे को ऐसा सुकून नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें अभी क्लियर हो गई। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको किस मेथड से करोगे, आयन मेथड से। तो उसमें चलो सबसे पहले क्या लिखते थे, याद करो, ऑक्सीडेशन हाफ, देन क्या लिखते थे, बहुत बढ़िया, रिडक्शन हाफ, ये लिखते थे ना आयन मेथड में। तो ऑक्सीडेशन हाफ में किसको लिखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन का ही दोनों हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्लोरीन, ऑक्सीडेशन जब होगा क्लोरीन कहाँ जा रहा है, ClO3 माइनस में जा रहा है। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज बेटा 0 है और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, +5 का है। तो 0 से +5 बताओ कितने का चेंज आ रहा है, 4 का, 5 का, 5। 0 से 5 में अगर हम जा रहे हैं तो बताओ कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर Cl कितने हैं, 2। तो बस 0 से 5 में 5 का चेंज, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2। तो 5 × 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, क्लोरीन जो है Cl2, वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl बना रहा है। ठीक है, सबको पता है 0 है ये और ये -1 है। 0 से -1 में कितने का चेंज आता है, 1 का। और यहाँ पर Cl है कितने, 2। तो 1 × 2 कितने हो गया, 2। तो Cl2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्यूज़ मी, Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, 2Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। आपके सामने थोड़ी दुविधा आ गई है, वो क्या आ गई है, आपको भी पता है कि आपको ऐड करना है। अब अगले टाइम पर ऐड करते समय ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कैंसिल आउट होने चाहिए। उसके लिए आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ टेक्निक ये है कि यहाँ 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 + 5Cl2 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 6Cl2। ये इलेक्ट्रॉन तो बेटा हो गया है कैंसिल आउट। यहाँ पर आप ज़रा देखो ये कितना आ जाएगा, 10Cl- और प्लस कितना आ जाएगा, 2ClO3-। ज़रा देख लो, हो गया है ऐड, अच्छे से ऐड हो गया है। अच्छा, ये जो कैंसिल आउट किया है उसको हमने क्या डेफिनेशन में नाम दिया था, याद करो। जो आप कैंसिल आउट करते हो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, या फिर शॉर्टकट में भाई क्या बोल दो, n फैक्टर बोल दो। क्या बोलोगे, n फैक्टर। तो इस रिएक्शन में जो n फैक्टर आया बेटा वो कितना आया है, 10। कितना आया है, 10। यानी कि जिसको आप कैंसिल आउट करोगे वही क्या होगा, n फैक्टर। मिला जुला के ये कहना है कि कोई 10 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तो अगले वाले ने पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया होगा, गेन कर लिया होगा। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं लिखवाया हूँ। अभी अगले टाइम पर मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी से पता होना चाहिए कि n फैक्टर आखिर होता क्या है। ठीक है, क्लियर ना। चलिए, तो अब ये चीज़ तो हो गया, ऐड कर लियो। याद करो ये रिएक्शन किस मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है। ठीक है, अब क्या करते हो, एटम्स को बैलेंस करते हो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप, एटम को बैलेंस कर लो। ज़रा देखो क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 12। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 12 है। अब किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। नहीं भाई नहीं, ऑक्सीजन को नहीं करते हैं। याद करो, ऑक्सीजन को तो बैलेंस एसिडिक मीडियम में पहले करते हैं। एसिडिक मीडियम में चार्ज को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, लेकिन जो बेसिक मीडियम आ जाता है तो चार्ज को ऑक्सीजन से भी पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसको बैलेंस करोगे, अब चार्ज को, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, -10,
-2 सबको दिख रहा है, -10 -2 कितना होता है, -12। तो यहाँ पर चार्ज -12 है, तो यहाँ पर भी चार्ज -12 होना चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगा, 12OH माइनस ऐड कर दूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या ऐड कर दूंगा, 12 माइनस ऐड कर दूंगा। ठीक है, 12OH माइनस ऐड कर दिया। अब ज़रा देखो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा आपका। नहीं, अभी मैंने वो कर दिया है ना चार्ज। इसके बाद अब किसका नंबर है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को देखो ज़रा कितने हैं यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। 3 2 जा 6 है, तो बस मुझे कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे, 6। लो भैया देखो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। देखो 12 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है। देखो बहुत आसानी से, थोड़ा सा लग रहा है टाइम, वो मेरे तरफ से लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी इस स्टेप पर। जब आप खुद से करोगे ना तो यू कांट इमेजिन, बहुत फास्ट होगा ये। आप रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट मोमेंट में जब पहुँचोगे ना तो आप मेरे से खुद कहोगे सर आप सच बोलते थे, स्टार्टिंग में जो है बहुत स्लो लगता था मेरे को, लेकिन अब बहुत सवाल बहुत फास्ट हो रहे हैं। यही फ़र्क होता है। किसी भी बड़ी इमारत का जो है ना, जो नींव होता है यानी कि जो बेस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप सबको भी पता है जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं 27 फ्लोर्स के या 30 फ्लोर्स के, आपको क्या लगता है उसका जो बेस होगा, ठीक है, वो क्या बहुत जल्दी बन जाता है? नहीं भाई, उसका जो बेस होता है ना उसको बनने में कई महीने लग जाते हैं। क्योंकि उनको भी पता है, जो इंजीनियर हैं उनको भी पता है कि जो बेस है वही काम करने वाला है। जब कभी भी अर्थक्वेक आएगा या जब कभी भी कोई भी झटका लगेगा तो उस समय वही बेस काम आता है। तो अपने को भी वही चीज़ करना है। जब फंडामेंटल्स पर अपन काम करते हैं, जब आप कंसेप्ट्स पर काम करते हैं, जब उन पर अच्छे से मेहनत करते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपको ये समझ में आता है कि लास्ट मोमेंट पर भी आप कभी भी डगमगाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर हैं जो चैप्टर चाहता है, जो आपको चैप्टर सिखाना चाहता है। और बाद में उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होते। क्वेश्चन को भाई कैसा भी घुमा दो, हमने तो इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि हम घूमने वाले नहीं हैं। कैसा भी क्वेश्चन दे दो हम सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये है। तो ज़रा एक दिमाग ज़रा एक तरफ और दौड़ाएं। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते, ठीक है, जैसा कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बैलेंस करना है तो ध्यान रखना हमेशा आयोनिक मेथड यूज़ करना। लेकिन अगर किसी के मन में ये क्यूरियोसिटी है कि सर क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हो नहीं सकता, हो सकता है, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप सबको, आप सबसे ही गलतियाँ होंगी। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो आपको वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर क्या गलतियाँ हो सकती हैं आपसे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसी सवाल को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स नहीं लिखा है, इसका कोई स्टेप नहीं है बेटा, इसका कोई स्टेप नहीं है। ऐसा नहीं है स्टेप 1 स्टेप 2, ये स्टेप वही है आपने जो पढ़ा है ना आयन मेथड का, वही स्टेप्स है। कोई भी ऐसा स्टेप मैंने नहीं यहाँ इसमें लिखाया है आपको, या मैंने ऐसा कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं किया है जो आपको स्टेप में मैंने नहीं लिखाया है। ठीक है, जितने भी स्टेप यहाँ पर हो रहे हैं सबके सब आयन मेथड के ही स्टेप हैं। ठीक है, बट फ़र्क ये है वो एसिडिक मीडियम में नहीं है, ये बेसिक मीडियम में, तो उसमें भी आपको मैंने बता रखा है कब क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसी रिएक्शन को अगर ऑक्सीडेशन मेथड से करना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो देखो कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी पड़ेगी। हालांकि आपको मैं सिखाने को तो सिखा दे रहा हूँ, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, मेरी एडवाइस ये है कि कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आए तो उसको आप आयन मेथड से ही करिएगा। कभी भी ऑक्सीडेशन मेथड का यूज़ मत करिएगा। ठीक है, खामखा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर ना? और टाइम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, उतना ही टाइम लगेगा आपका। देखो क्या है, आप क्या करते हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या निकालते थे, याद करो, चेंज निकालते थे। चेंज निकालने के बाद आप क्या करते थे, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ अगर एक ही क्लोरीन है, ठीक है, मान लो इसका चेंज तो कितना आ जाएगा, 2, हाँ 1 × 2 आ गया ना। ठीक है, इसका चेंज कितना आ जाएगा, इसका भी चेंज कितना आ जाएगा, 4 है ना, यानी कि 5 × 2 है ना। लेकिन अब क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करोगे?
ये सवाल पैदा होता है ना, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको एक क्लोरीन मान लेना है अपने आप से। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करते हो डिसप्रपोर्शनेशन के बैलेंसिंग के लिए, तो खुद से आपको मान लेना है एक एक्स्ट्रा, इसको आपने लेट कर लिया है, ठीक है। क्यों? ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपसे आसानी से हो सके। तो बस अब आपका काम हो गया है आसान। तो देखो 0 से, यहाँ पर 0 है, 0 से हम गए कहाँ पर, -1 पर। कितने का चेंज आ गया बेटा, 1। और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, इसलिए ये कितना आ गया, 2, ठीक है। सिमिलरली 0 से हम कहाँ गए, +5, यानी कि 5 का चेंज। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 10, है ना। दोनों को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, हो सकता है कैंसिल आउट कर दो। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे, यहाँ आ जाएगा कितना, 5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप आसानी से कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, इससे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 5 किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है, इस क्लोरीन की वजह से 5 आया है ना, इस वाले। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 का, इस वाले क्लोरीन से, तो कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 5, तो मैं इसको रेड कलर से कर दे रहा हूँ, 5Cl2 प्लस इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, Cl2, इस OH माइनस को भूल जाओ, ये तो बाद में अपने काम में आएगा। Cl माइनस, इसको तो वैसे ही रखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे अभी, ClO3 माइनस हो गया। देख रहे हो आप सभी। अब क्या करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1 मिनट, 5Cl2, हाँ, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 12Cl हो गया ना। यहाँ पर 5 12Cl, यहाँ पर कितने हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको गौर करना है। पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है यहाँ पर, जो यहाँ होगा वही यहाँ पर ऐड कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसके साथ साथ इसको बैलेंस करके चलना है। जैसे यहाँ पर 5Cl है ना, तो यहाँ पर भी आपको, सॉरी यहाँ पर कितना 5 to 10Cl है ना, तो आपको इसको भी बैलेंस करके चलना है इसी टाइम पर। 5 to 10Cl है, यहाँ इसको बैलेंस करके चलना है 10Cl, ठीक है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जैसे मेरे पास कितना है 5 to 10 और ये 12, यहाँ पर कितना क्लोरीन है 12। अब आपको यहाँ पर भी 12 क्लोरीन लाना है, तो आपको कैसे पता कि यहाँ 10 लिखोगे कि यहाँ 10 लिखोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। 10 यहाँ पर भी तो मैं लिख सकता हूँ, क्या इसने कोई पाप किया है या इसने कोई पुण्य का काम किया है, किसको 10 मिलेगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि 10 यहाँ पर भी हो सकता है, 10 यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है उसी टाइम पर इसको बैलेंस करना भी है आपको। तो 5 to 10, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, 10, ठीक है। कितना लिख दिया मैंने, 10, ओके। देखो इसके साथ 10 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है 2 लिखोगे, समझ गए। यही चीज़ था, क्लियर ना। यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ पर 10 लिख सकते थे, यहाँ पर 2 लिख सकते थे, लेकिन वो गलती ना हो आपसे, इसीलिए जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे जिस नंबर से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर 5 to 10 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाला है, इसको 10 से बैलेंस कर दो। यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 से कर दिया। अब बस आपने एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या कर चुके हो आप, बैलेंस। अब क्या करना है आपको, बैलेंस चार्ज, क्योंकि ये रिएक्शन किस मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है। तो चार्ज को बैलेंस कर लो। देखो आपका हो गया बस, -10 -12, यानी कि 12 OH माइनस यहाँ पर ऐड करोगे। अब ऑक्सीजन ऐड कर दो, ऑक्सीजन कितना है 3 to 6, तो यहाँ पर 6H2 ऐड कर दो। देखो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो चुका होगा। देखो समझ में आ रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है ये टफ है, ऐसा नहीं है ये होगा नहीं। हालांकि टाइम, देखो क्या है, टाइम भी उतना ही लग रहा है। एक स्टेप की बैलेंसिंग है, वो भी गलत नहीं है, एक ही स्टेप में होगा बैलेंस, लेकिन कन्फ्यूज़न है। कई बार क्या होता है, जो मैं अभी आपसे गलती कह रहा था, वो कोई भी हो कर सकता है, मैं भी हूँ, मेरे से भी जल्दीबाजी में हो सकती है, ठीक है। वो क्या हो सकती है बेटा, वो ये हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 12Cl था, है ना। अब आपके पास क्लोरीन को बैलेंस करने के 2 ऑप्शन हैं, या तो 10 आप यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, या दूसरा ऑप्शन कैसा है, यहाँ पर 10 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, है कि नहीं, 2 ऑप्शन। बट मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अब आप में से कोई ये कह सकता है सर हम यहाँ लिखेंगे 10, हम 2 यहाँ लिखेंगे।
आप समझ रहे हो, लिखने की बात नहीं है, क्लोरीन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अगर आप यहाँ 10 लिख दोगे ना तो ऑक्सीजन हो जाएगा 30। बात बराबर है? तो कहाँ पर लिखना है ये कन्फ्यूज़न है। इसके लिए आपको क्या रखना है, जो भी यहाँ पर क्लोरीन हो उसके करस्पॉन्डिंग आप बैलेंस करते हुए चलोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि खामखा कन्फ्यूज़न क्या पालने का। ठीक है, आपको बता दिए दोनों ही मेथड, बट आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूँ मैं कि कहाँ कौन सा मेथड लगाना है, जिससे सवाल आपके गलत होने के चांस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। तो जब भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा तो उस कंडीशन में मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि भाई आप उस टाइम पर क्या कर दो, आयोन आयोन मेथड का यूज़ कर लो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का भी यूज़ करोगे तो थोड़ा सा गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। ठीक है, और कभी क्वेश्चन आता हुआ अगर गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है। ठीक है, इसीलिए तो प्रेफर यही करिएगा आयोन आयोन मेथड का। ठीक है, तो हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, उसको भी ट्राई कर लीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, मेरे सामने एक और क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये चीज़ मैं पी ब्लॉक में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, रिएक्शंस में भी ये देखते हैं, और बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि whenever we dipped chlorine in water, whenever we dipped chlorine in water, it will disproportionate। जब हम क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। कैसे? सबसे पहले Cl- में HCl एक एसिड देता है वो, और दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड देता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ लिख कर देता हूँ, बहुत फेमस है। तो देखो मेरे साथ लिखो ये रिएक्शन, इसको भी बैलेंस करना है आपको। Cl2 प्लस H2O, ये आपको मिला क्या, HCl प्लस HOCl। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी बैलेंसिंग कैसे करें। आप अपने हिसाब से ट्राई करिए। ठीक है, गलतियाँ करना है कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, गलतियाँ करोगे तो ही तो सुधारोगे आप, कोई बात नहीं, गलती करो। ठीक है, रफ कॉपी भी इसको करो अच्छे से अपने हिसाब से। कर लिया? चलिए मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन हाफ, फिर क्या करोगे, रिडक्शन हाफ। करना वही है। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखोगे, देखो ये H2O को भूल जाओ, ये तो बाद में काम आ जाएगा। देखो Cl2 0 से कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखो इसका नाम है HOCl, मतलब होता है हाइपोक्लोरस एसिड, नाम भी याद रखो। हाइपोक्लोरस CHLOROUS, क्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, काउंट करिए। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। 1 - 2 कितना हो गया, -1। तो इस क्लोरीन के ऊपर आना चाहिए कितना, +1। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है। चले, तो देखो यहाँ पर सिंपली बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। हाँ, क्लोरीन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Cl2 जो है वो किस में चेंज हो रहा है, HOCl में। तो यहाँ से H जो है एक्सपेक्टेटर आयन है, दिख रहा है सभी को, H एक एक्सपेक्टेटर आयन, उसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, OCl माइनस आ जाएगा। H को हटाओगे तो माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से कहाँ पर जा रहा है, यहाँ 0 से +1 में जा रहा है। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, +1। तो 0 से +1 बताओ कितने का चेंज आएगा, 1 का। यहाँ पर क्लोरीन है कितने, 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए, 2 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का ही हो रहा है। 0 से कहाँ जा रहा है, -1। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है कितने, 2, तो यानी कि 1 × 2 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसी हिसाब से बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, 2Cl-। मैंने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया है। अब बहुत आसान हो गया मेरे लिए। क्या आसान हो गया, क्योंकि मैं अगले ही टर्म में क्या करता हूँ, इसको ऐड, और आप बहुत आसानी से देख रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं, आसानी से। इनको अभी
मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो ऐड कर दो इसको। तो जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट Cl2 कितना 2Cl2, सही है। चलो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को 2OCl माइनस प्लस 2Cl माइनस। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख लो, बैलेंस है, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर 4Cl है, यहाँ पर 4Cl हो गया। अब किसको बैलेंस करना है? चार्ज। चार्ज को बैलेंस आप करो तो चार्ज यहाँ कितने हैं -2, यहाँ -2 कितना हो गया -4 का चार्ज है राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे 4OH माइनस, क्या लिखोगे 4OH माइनस। लो भाई चार्ज भी बैलेंस हो गया है। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन काउंट करिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं 2 है। तो बताओ कितना H2O लगा दूँ मैं? 2 H2O लगा दूँ। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। समझ आ रहा है? क्लियर? ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर यहाँ पर OH कहीं तो लिखा ही नहीं है और यहाँ पर OH कैसे आ गया, है ना डाउट। मुझे सब पता है आपको क्या डाउट आ सकता है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होगे, आपका डाउट लाजमी भी है, आना भी चाहिए भाई। यहाँ OH तो मैंने कहीं लिखा नहीं है, फिर यहाँ पर OH कैसे आ गया। तो देखो इस चीज़ को आपको अब एक और स्टेप करना है। क्या करना है? जितना OH है उतना H+ ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितने OH हैं? 4। तो यहाँ पर +4H+ ऐड कर दो दोनों साइड। कोई गड़बड़ नहीं होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दो। तो ये जब ऐड करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? ऐड करने के बाद ये तो बन जाएगा 4H2O बनेगा। एक मिनट, 4H2O प्लस 2Cl2। ये भी सही है, गलत नहीं है। बट आपको अगर जो लग रहा है H+ है, जो पहला आप लिखा तो वो भी गड़बड़ नहीं था, सही था, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 4H+ ऐड करोगे तो देखो ज़रा ध्यान से, इस 4H+ को मैं थोड़ा सा रुको सेपरेट कर दे रहा हूँ। 2H+ यहाँ लगा दे रहा हूँ और 2H+ यहाँ लगा दे रहा हूँ। देख लो ध्यान से, दोनों साइड में 4H+ ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2H+ का ऐड किया है, यहाँ पर 2H+ का ऐड किया है, ठीक है। करना तो 4 ही है, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 2H+ और 2OCl माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? हाँ 2HOCl बनाएगा। देख लो बनाएगा। यहाँ पर 2Cl माइनस है और 2H+ है, ये मिलकर क्या बना लेगा बच्चों? बहुत बढ़िया, 2HCl बना लेगा। अब आइए आगे, ये 2H2 ऐसे का ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो 4H2 है, यहाँ पर देखो 2H2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2H2 है। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया वो ये आ गया है, देख लो। दिस इज योर आंसर, मिला लीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चल मेरे ये बैलेंसिंग जो है क्लियर हो गई। किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन का हम बैलेंसिंग करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ रेडॉक्स में काम नहीं आएगा, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सभी में आपके काम आएगा। जो भी आप पढ़ चुके होंगे या आपको पढ़ना है, ठीक है, इन सभी में आपको काम आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप 12th में पढ़ते हो। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नेट में उतना आता नहीं है, बट जो भी आएगा थोड़ा बहुत वो चीज़ें कवर करेंगे, उसमें भी काम आएगा। खैर चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप एज अ होमवर्क इसको आप करिएगा, उसको बैलेंस करिएगा ज़रा। P4 + NaOH नोट करिए ज़रा। You have to balance this. This is also a disproportionation reaction.
ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए नाउ अब हम आगे बात करते हैं n फैक्टर, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, नाउ n फैक्टर and its calculation। कई बार n फैक्टर को आपको मैंने पहले भी बताया है वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है n फैक्टर। देखो n फैक्टर जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से कितना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे सब्सटेंस के पास जा रहा है या दूसरा वाला उतना ही गेन कर रहा है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लूज कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन अगला वाला सब्सटेंस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देयरफॉर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो कितना है, 10 है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो उसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने, तो मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, लेट्स सपोज MnO4 माइनस, मान लो ये कंपाउंड है मेरे पास, ये Mn+2 में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पर Mn के ऊपर चार्ज कितना है, अगर इसको कैलकुलेट हम करें तो Mn के ऊपर चार्ज आएगा +7, तो +7 से मैंगनीज जो है +2 में जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो MnO4 है, ये पूरा का पूरा जो MnO4 है, उसने क्या किया है, अपने 5 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, गेन किया है, गेन किया है ना भाई। जब गेन करेगा तभी तो +2 में पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी 7 है, इसने गेन किया है 5 इलेक्ट्रॉन और ये पहुंच गया कितना, +2, यानी कि इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। तो इसने 5 गेन किया है, इसने 5 क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 5 एक्सेप्ट इसने कर लिया। तो मिला जुला n फैक्टर एक्सचेंज कितना हो गया, 5। सिमिलरली अगर हम बात करें, मेरे पास है Cl2 ClO3 माइनस, जरा इसको देखिए, अभी यहाँ पर क्लोरीन 0 पर है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। ठीक है, तो क्लोरीन अभी 0 है और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, +5। तो क्लोरीन ने क्या किया है, 0 से +5 स्टेट में क्या किया है, लूज किया है इलेक्ट्रॉन। तो पहले 0 था, अभी +5 हो गया, तो क्लोरीन ने कितना किया, क्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। लेकिन n फैक्टर यहाँ पर 5 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2। तो एक क्लोरीन ने लूज किया है कितना, 5, तो है क्लोरीन यहाँ कितने, 2, तो 5 × कितना 2, यानी कि 10। यानी कि यहाँ पर जो n फैक्टर होगा वो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास H2SO4 है, ये एक एसिड है। इस H2SO4 को अगर हम देखें तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, 2H प्लस SO4 -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो H+ है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली जो है लूज कर रहा है अपना, यानी कि अभी यहाँ पर H2 था, ठीक है, अभी ये H+ हो गया है। सल्फेट तो पहले भी -2 था, अभी भी -2 है, सल्फेट तो -2 ही रहेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है, अभी इस केस में 0 था हाइड्रोजन की स्टेट, लेकिन अभी यहाँ 0 नहीं था, यहाँ +1 ही था। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि एसिड में जो n फैक्टर होता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने H+ क्या हो रहा है, फर्निश हो रहा है। कोई भी पर्टिकुलर एसिड कितना H+ दे रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो n फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जितने नंबर ऑफ चार्ज एक्सचेंज होते हैं, जैसे एसिड के केस में इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चार्ज एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर चार्ज नहीं था कोई, बट यहाँ पर चार्ज है। कितने चार्ज हैं, 2। ठीक है, +1 का चार्ज यानी कि 2 है, यानी n फैक्टर कितने यहाँ पर हो जाएंगे, 2। क्लियर नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज, यहाँ पर है कितने हाइड्रोजन, 2, तो 1 × 2 कितना हो गया। क्लियर, चले डेफिनेशन लिखिए इसका। तो क्या बोलोगे डेफिनेशन बेटा, ये बोलोगे कि द n फैक्टर इज डिफाइंड
n factor is defined as the number of charge or number of electron exchange per molecule of the substance. ये important है, per molecule of the substance, clear ना? per mole बोल दो या per molecule बोल दो, both are same, per mole of a substance, उसको हम क्या बोलते हैं, n factor बोलते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ n factor का डेफिनेशन, ठीक है। n factor is defined as the charge or number of electron exchange per mole of the substance। सब्सटेंस के एक मोल पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। n फैक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करूंगा, पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि पर मोल को ध्यान रखिएगा, एक मोल में कितना हो रहा है, n फैक्टर वही होता है। जैसे मान लो कि 5 मोल KMnO4, 5 मोल KMnO4 जो है 10 मोल Mn+2 दे रहा है, 5 मोल KMnO4 10 मोल Mn+2 दे रहा है, तो बताओ एक मोल के लिए कितना Mn+2 बनेगा, 2, तो 2 हो जाएगा उसका n फैक्टर, क्लियर ना। तो n फैक्टर हमेशा पर मोल के लिए डिफाइन होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक मोल में कितने चार्ज एक्सचेंज होंगे या एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्लियर ना, वही उसका क्या होगा, n फैक्टर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को डेफिनेशन तो देख लिया है, अपने को कुछ केसेस देखने हैं कि किस केस में n फैक्टर क्या होता है, किस केस में n फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम n फैक्टर की कैलकुलेशन में। बिफोर कैलकुलेशन एक चीज मैं आपको और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहता हूँ, हालांकि n फैक्टर के बाद अगला टॉपिक इसी का है, बट अभी आपको याद रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास, एक टर्म है इक्विवेलेंट मास, क्या होता है ये, इसको इक्विवेलेंट वेट बोलो या इक्विवेलेंट मास बोलो, बोथ आर सेम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। जब आप n फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे तो एक चीज और आपसे कैलकुलेट करवाएगा वो क्वेश्चन में, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। आपको हालांकि अभी याद रखना है, अभी नोट करना है, बट इक्विवेलेंट मास को अपन डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर n फैक्टर। n फैक्टर के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी फिलहाल आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। एक्सक्यूज मी, चलिए रब कर दूं मैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं, किस केस में n फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, n फैक्टर कैलकुलेशन। कई बुक्स में बैलेंसी फैक्टर भी इसको कहते हैं, n फैक्टर कैलकुलेशन। सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो है फॉर आयंस। आयंस के केस में जो n फैक्टर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फॉर द केस ऑफ आयंस, फॉर आयंस n फैक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ चार्ज। जो भी चार्ज होंगे उनका मॉड ले लीजिए, वही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आयंस के केस में n फैक्टर क्या होगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Na+, ठीक है, तो Na+ कैसे बना होगा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, तो सोडियम के ऊपर क्या होगा, यानी कि एक सोडियम का जो मोल है
एक सोडियम का जो मोल है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या किया होगा, उसने लूज किया होगा। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 1। ठीक है, तो जितना भी चार्ज है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर, वही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। किस केस में, आयंस के केस में। तो बताओ इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, हाँ इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट Mg+2, तो देखो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, मैग्नीशियम ये एक आयन है, दिख रहा है आपको, ये एक आयन है। आयंस के केस में इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। इस वजह से इसका जो n फैक्टर होगा वो भी कितना हो जाएगा, आएगा। बात करते हैं एल्युमिनियम की, आप सभी देख रहे हो एल्युमिनियम आयन को, यहाँ पर चार्ज कितना है, +3। इस वजह से इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि आयंस के केस में जो n फैक्टर होता है वो होता है उसका चार्ज। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम आयन, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम आयन, तो एल्युमिनियम आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, आपको n फैक्टर पता है तो बस फार्मूला लगा दो, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास एल्युमिनियम का कितना होता है, अगर अपन बात करें इक्विवेलेंट मास की, तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, यस 27। व्हाट इज n फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम, देखो 3। तो दिस इज इक्विवेलेंट मास, ये कितना हो जाएगा, 9 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम। अगर अपने को बोले सल्फेट आयन, इसका मेरे से क्या पूछे, इक्विवेलेंट मास, देखते चलो। सल्फेट आयन का अगर मेरे से किसी ने पूछा इक्विवेलेंट मास, तो हम क्या बताएंगे, मोलर मास क्या होता है सल्फेट आयन का, 96। ठीक है, 96 होता है ना मोलर मास सल्फेट आयन का। n फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, बस बहुत आसान है, आंसर आ गया 48। तो n फैक्टर अगर आ गया तो इक्विवेलेंट मास आ गया, क्लियर ना। एक और चीज मैंने ऐड ऑन कर दिया है, आप टेंशन न लीजिए, बेफिक्र रहिए, साइड कर लीजिए अपने टेंशन को। बस अभी आपको क्या ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बस इतनी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट मास आफ्टर n फैक्टर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए कॉपी कर लीजिए, एक और केस डिस्कस करेंगे हम लोग कि सॉल्ट्स के केस में क्या होगा n फैक्टर। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, यहीं पर अपन बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा n फैक्टर इन द केस ऑफ सॉल्ट्स। सेकंड है फॉर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के केस में n फैक्टर क्या होगा, तो देखिए सॉल्ट्स के केस में n फैक्टर क्या होगा कि जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज होगा ना, उसका टोटल, देखो कैसे कि फॉर n फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, we will consider क्या, टोटल नंबर ऑफ केटायंस या फिर एनायंस, टोटल नंबर ऑफ केटायंस या फिर एनायंस, और एलसीएम ऑफ केटायंस एंड एनायंस। केटायन और एनायन का एलसीएम ले लो या फिर टोटल नंबर ऑफ केटायन और एनायन ले लो, बस यही होगा, अपने को ध्यान रखना है। दिख रहा है। तो n फैक्टर सॉल्ट्स के केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केटायंस या फिर एनायंस, या फिर आपको क्या कर लेना है, दोनों के एलसीएम ले लो तो भी बात बन जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, मेरे को अगर MgCl2 है, मेरे पास क्या है MgCl2, ये एक सॉल्ट है, मेरे को अगर n फैक्टर बताना है MgCl2 का, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2 है कि नहीं, ठीक है, क्लियर ना। और Cl के ऊपर कितने हो जाएंगे, -1 होता है ना, एक Cl, यहाँ पर कितने Cl है, 2, तो -2, तो +2 और फिर -2,
तो बताओ दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 2 का एलसीएम तो क्या होगा, 2 ही आएगा। क्लियर ना? तो इस वजह से इसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं एलसीएम नहीं लूंगा तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन ले लूं या फिर टोटल नंबर ऑफ एनायन ले लूं, दोनों में से किसी एक को लेना है। तो कैटायन अगर मैं लूंगा तो भी 2 है, एनायन लूंगा वो भी कितना है, 2 ही है। क्लियर ना? चलिए अगर हम अगला एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मेरे पास है Al2SO4 थ्राइस। देखो जरा आप लोग, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बताइए जरा ध्यान से। इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ MgCl2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास भी है, इक्विवेलेंट बहुत आसान है, आप मोलर मास निकाल लीजिए उसके बाद डिवाइड कर दीजिए उसको किससे, n फैक्टर से। चलिए एल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर कितना हो जाएगा, चार्ज बताओ एल्युमिनियम के ऊपर, ये कैसे ब्रेक होता है, 2Al + 3 + 3SO4 -2, इस तरह से ये ब्रेक होता है। सबसे पहले गौर से आप सभी लोग देख लीजिए। तो बताओ यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आया है, +3, यहाँ पर सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है, -2। ठीक है, क्लियर ना? तो यहाँ पर केटायन और एनायन के चार्जेस क्या हैं, अलग अलग हैं। दिख रहा है आपको, यहाँ पर चार्ज है +3 का है, यहाँ पर चार्ज है -2 का है। तो इस केस में हम क्या ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 3 और 2 का क्या होता है, हाँ कितना होता है, 6। तो इसका जो n फैक्टर हो जाएगा बच्चों, Al2SO4 का जो n फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और n फैक्टर पता चल गया है तो इक्विवेलेंट मास भी पता चल जाएगा, वो क्या होगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। आ गया, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। आयंस के केस में क्या होता है, जो भी चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, n फैक्टर। सॉल्ट्स के केस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैटायन ले लीजिए या फिर टोटल नंबर ऑफ एनायंस ले लीजिए। कभी ऐसा होता है कैटायन और एनायन क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसा इस केस में आपको दिख रहा है, कैटायन तो +3 है और एनायन -2 है। उस केस में आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो आपने एलसीएम लिया 3 और 2 का, तो आपने क्या पाया, 6। अगर आपको n फैक्टर पता चल गया है, यू विल एबल टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास। वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास आप इसका कैलकुलेट जब कर लोगे, उसको उसके n फैक्टर से डिवाइड कर देना है, तो आपको उसका इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा। बोल बात समझ में आ रही है, क्लियर? ठीक है, अब जल्दी से क्विकली क्या करते हैं हम लोग, एसिड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, एसिड और बेस के बारे में भी। ठीक है, क्लियर ना? चलिए इसको रब कर दो, इसको कॉपी कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है इसको केसेस बना के अपने को लिखना, अच्छे से नोट करिए इसको। चलिए कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी अपन बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट n फैक्टर फॉर एसिड्स एंड बेसिस। आज की क्लास में एसिड्स ही बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बेसिस के आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, कि टाइम भी हो गया अपना, तो एसिड्स ही बताएंगे। अगला क्या है, थर्ड, n फैक्टर फॉर एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, इसमें सब हेडिंग डालिएगा, फॉर एसिड्स। फॉर एसिड्स देखो, एसिड का जो n फैक्टर है, जैसे कि अभी हमने पहले ही बता दिया, उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। ठीक है, फॉर द केस ऑफ acids, n factor is its basicity। तो एसिड्स के केस में जो n फैक्टर होता है वो उसका बेसिसिटी होता है।
अब बेसिसिटी क्या होता है, तो इसका मतलब आप यहाँ बेसिसिटी भी देख लीजिए। बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड, जितना H प्लस आयन फर्निश होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी बेसिसिटी बोला करेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि HCl है अगर हमारे पास, ठीक है, HCl में बताओ कितने H प्लस हैं, 1, तो बताओ इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। और HCl की बेसिसिटी भी कितनी होगी, 1, ठीक है। HCl की बेसिसिटी 1 हो गई और HCl का n फैक्टर भी कितना होगा, 1। सिमिलरली अगर हम बात करें H2CO3 है मेरे पास, क्या है बेटा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2CO3 की जो बेसिसिटी है, क्योंकि H2CO3 को जब आप ब्रेक करोगे, whenever you break H2CO3 then you will get 2H plus furnished, 2H plus यहाँ से मिलेंगे, इस वजह से n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2, और बेसिसिटी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एसिड के केस में जितना H प्लस होता है वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ बेसिसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ बेसिसिटी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला होता है मोनोबेसिक, दूसरा होता है डाइबेसिक, तीसरा होता है ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, जहां पर सिंगल H प्लस फर्निश होता है। जैसे ये देखो, ये मोनोबेसिक है, HCl इज अ मोनोबेसिक। HNO3 क्या होगा, सिंगल H प्लस डोनेट करेगा, क्लियर ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। डाइबेसिक का मतलब क्या है, जहां 2 H प्लस फर्निश होता है उसको बोलते हैं डाइबेसिक। और ट्राइबेसिक क्या होता है, जहां पर 3 H प्लस फर्निश होता है, यानी कि इट विल गिव 3 H प्लस आफ्टर डिसोसिएशन, क्लियर ना। तो वो चीज अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतना ही सीख लिया कि भाई एसिड के केस में क्या होता है, जितनी बेसिसिटी होती है उतना ही n फैक्टर होता है, मतलब जितना H प्लस देगा उतना ही क्या होगा, n फैक्टर होगा। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि बेसिसिटी जो होता है, ठीक है, वो किस किस एसिड का कितना होता है, क्लियर ना। उसके कैटेगरी है, मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक, वो पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, क्लियर ना। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इस केस में n फैक्टर इस तरह से निकाला जाता है, जैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का n फैक्टर अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, क्लियर ना। तो अलग अलग रिएक्शन के जो n फैक्टर हैं उनके निकालने के तरीके भी क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर दूसरा प्रोवाइड करते हैं, बेसिक मीडियम में उनके n फैक्टर अलग हो जाते हैं, और फिर न्यूट्रल में उनके n फैक्टर अलग ही रहते हैं, क्लियर ना। ऐसे भी रिएक्शन हम कुछ देखेंगे जो एक्सेप्शंस हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में काउंटर होते हैं, क्लियर ना। तो फिलहाल आज के लिए अपन इसको यहीं पर रोकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी हो गया है, उसको आप अच्छे से नोट करिएगा, फिर अगले लेक्चर में मिलिएगा, उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है n फैक्टर। और 95% जनता इसी बात के लिए कंफ्यूज है रेडॉक्स में, क्योंकि उसको n फैक्टर पता ही नहीं है, n फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाँ ये सच है, n फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं उनको नहीं पता है, या पता भी है तो वो सही तरीके से उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट आप उनमें से नहीं हो, ये तभी हो पाएगा जब आप उसको अच्छे से रिवाइज करोगे। तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।